हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 33। राणा हवेली, जयपुर, राजस्थान। देव नीचे पड़े रियांश को देखता है, जो अब मर चुका था। उसके पिता और माँ बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। देव अपनी गर्दन पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, गलती आप लोगों की है। अपनी औलाद को लिमिट में रहना सिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई इंसान औकात से बाहर काम करता है तो उसका अंजाम मौत होता है। अब रोइए बैठकर जिंदगी भर। ये कहकर देव समीर और राघव को इशारा करता है और राघव और समीर भी आरवी को लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। देव लगातार वाड़ी को कॉल कर रहा था, लेकिन ना ही घर का फोन लग रहा था और ना ही वाड़ी का। देव अपने सर पर हाथ फिराते हुए गुस्से से कहता है, ये सब लोग कहाँ चले गए और ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। देव फिर सीमा को कॉल लगाता है। सीमा झट से फोन उठा लेती है और घबराते हुए कहती है, सर जल्दी आ जाइए, वाड़ी हॉस्पिटल में है सर, उनकी हालत ठीक नहीं है सर। सर। देव ये सुनकर ही एक जगह खड़ा हो गया था। वो सीमा की फोन पर लगातार आ रही आवाज से होश में आता है और उसे वाड़ी के पास ही रहने को बोल दिल्ली के लिए निकल जाता है। देव दिल्ली पहुंच के जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। देव हॉस्पिटल पहुंचता है और जल्दी से आईसीयू रूम की तरफ भागता है। देव के साथ साथ समीर, राघव उसके पीछे पीछे आए थे और आरवी भी। देव ऑपरेशन रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है और उसे वाड़ी बेड पर लेटे हुए दिखती है, जिसके आसपास डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। देव अपने माथे को रगड़ते हुए सीमा से कहता है, ये सब कैसे हुआ? बीबी हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? मैंने तो उसे घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया था। यह सब कैसे हुआ सीमा? सीमा डर से कांपते हुए उसे सारी बात बताती है। देव जैसे ही सब बातें सुन रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया था और एक मुक्का दीवार पर मारकर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने देव खुराना की बीवी पर हाथ डालने की कोशिश की है, वो भी उसी के घर में। ये बोल वो अपने असिस्टेंट कुणाल को फोन मिलाता है और उसे उन आदमियों के सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। कुणाल भी जानता था कि ये काम उसे ही करना है, इसीलिए वो देव के बोलने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में लग गया था। राघव आरवी को देखता है, जो अभी भी लहंगे में उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर लगा रही थी। उसे भी वाड़ी की बहुत चिंता थी। वो वाड़ी और आरवी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आरवी राघव को देखकर कहती है, वाड़ी ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? राघव आरवी के गालों पर अपने हाथ रखकर कहता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। और मैं तुम्हें ड्राइवर के हाथ घर भिजवा देता हूँ, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। आरवी राघव का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, जब तक वाड़ी ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बोलकर वो उधर के बेंच पर बैठ जाती है। राघव जानता था कि आरवी जिद्दी है, इसीलिए उसने आरवी को कुछ नहीं कहा। करीबन 1 घंटे के बाद ऑपरेशन का रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। देव जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और ऑपरेशन रूम के अंदर देखते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा, वो दोनों ठीक है ना? डॉक्टर अपना मास्क निकाल कर कहते हैं, मिस्टर देव खुराना, हमने आपकी वाइफ की ब्लीडिंग तो रोक दी है और उनकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। आज जो उनके साथ हादसा हुआ है उससे उनकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, पर लकली हमने उनकी ब्लीडिंग रोक दी है और उनके बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। देव ये सुन थोड़ा हैरान होता है और हैरानी से कहता है, आपने कहा बच्चे? तभी डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, जी हाँ, आप ट्विंस बच्चों के पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर देव खुशी से पागल हो जाता है और डॉक्टर को गले लगाते हुए कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरे बच्चे जुड़वा हैं? तभी डॉक्टर हाँ में सर हिलाते हैं और देव ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ने लगता है।
कि तभी डॉक्टर उसको रोकते हुए कहते हैं, अभी उनको रेस्ट करने दीजिए, वो बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो आप जाकर मिल सकते हैं। देव ये सुनकर रुक जाता है और वाड़ी को दूसरे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। समीर, राघव और आरवी देव को बधाई देते हैं। आरवी देव को देखकर कहती है, मुबारक हो भैया, आपको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। देव आरवी के सर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मेरी बहन, तू बुआ बनने वाली है। आरवी देव के मुंह से अपने लिए बहन सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, आपने मुझे बहन कहा। देव उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ तू मेरी बहन है और आज से तेरा ये भाई हमेशा के लिए तेरे लिए खड़ा रहेगा। और अगर तुझे कोई भी परेशानी हो या कोई भी तकलीफ देता है तो तुझे अपने भाई के पास आना है, समझी। और कोई मतलब कोई भी हो। या बोलते हुए वो राघव की तरफ देख रहा था। राघव उसे छोटी आंखें करके देखकर कहता है, ओए मेरी तरफ क्या देख रहा है, ये मेरी बीवी है और मैं क्यों कोई तकलीफ दूंगा। ये सब बोल वो तीनों हंसने लगते हैं कि तभी आरवी को चक्कर आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बजाज मेंशन। पुलकित बजाज टेंशन में हॉल में चक्कर काट रहे थे कि तभी उन्हें जोर जोर से आवाज आने लगती है। वो भाग कर ऊपर जाता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर सनाया बजाज पागलों की तरह सामान तोड़ रही थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर आंसू छपे हुए थे, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। सनाया पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए सामान फेंक रही थी। देव मेरा है, सिर्फ मेरा है देव, मुझसे अलग नहीं हो सकता। वो वाड़ी, उस वाड़ी को मैं जान से मार दूंगी। देव सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। देव मेरे पास आएगा, सिर्फ मेरे पास आएगा। ये बोलते हुए वो लगातार सामान को फेंके जा रही थी और बुरी तरह से चिल्ला रही थी। तभी एक नौकर अपने हाथों में सनाया की दवाइयाँ लेकर आती है। पुलकित उस ट्रे में से एक इंजेक्शन लेते हैं और सनाया की तरफ बढ़कर उसके गले पर उस इंजेक्शन को लगा देते हैं, जिससे सनाया वहीं पर बेहोश हो जाती है। पुलकित अपनी बेटी के गालों पर हाथ रखकर नफरत और गुस्से से कहते हैं, देव खुराना, तेरी वजह से मेरी बच्ची पागल हो गई है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे तूने मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया है, इसी तरह मैं भी तुझसे तेरी सारी खुशियां छीन लूंगा। यह बोलता है। पुलकित की आंखों में देव के लिए बेहद नफरत थी, जो आगे चलकर देव के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। खुराना मेंशन। वाड़ी को हॉस्पिटल से आए अब 1 महीना हो चुका था। देव ने भी वाड़ी का इन दिनों में बहुत ख्याल रखा था। उसे एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं किया था। वाड़ी के प्रेगनेंसी को अब 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब वह 9 महीने लगने वाला था और वो अब काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो चुकी थी। उसके इन मूड स्विंग से देव का हाल बुरा था। वो कभी उसके लिए खाना बनाता तो कभी उसे बाहर ले जाता, कभी उसके पैर दबाता तो कभी उसके सारे नखरे उठाता, लेकिन वो वाड़ी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देता था। देव और वाड़ी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। वाड़ी देव को घूर कर देख रही थी, वहीं देव अपना सर नीचे कर कर अपना नाश्ता कर रहा था। उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो नज़र उठाकर वाड़ी को देख सके। वो फिर हिम्मत करके कहता है, बीबी, मैंने कहा ना, मैं पक्का तुम्हें कल आइसक्रीम खिलाने लेकर चलूँगा। वाड़ी गुस्से से चम्मच को प्लेट में फेंकते हुए कहती है, मैंने भी कहा ना, मुझे आज जाना है, आज जाना है, आज जाना है, समझ आया आपको। और अगर आप नहीं गए ना तो देख लेना, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। देव अपना सर दबाते हुए कहता है, ये मेरा बच्चा होने वाला है या कोई तूफान होने वाला है। अभी भी इसने मेरी इतनी वाट लगा रखी है, जब हो जाएगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। और वो अपना सर दबाते हुए वाड़ी को देखकर कहता है, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, मेरी आज की मीटिंग में कैंसिल कर देता हूँ। वाड़ी ये सुनकर खुश हो जाती है और नाश्ता करने लगती है। ये देखकर देव हैरानी से वाड़ी को देखता है, जो अब तक इतने गुस्से में एकदम काली माता बनकर उसको देख रही थी, वो अब एक चुलबुली बच्ची बनकर अपना नाश्ता कर रही थी। देव अपना सर टेबल पर रखकर कहता है, हे भगवान, कैसे बेबी मिली है मुझे, कब कैसे क्या हो जाती है पता ही नहीं चलता। देव ये बोलकर अपना सर हिलाकर नाश्ता करने लगता है।
कि तभी उसे बाहर से समीर, राघव और आरवी आते दिखते हैं। राघव और समीर देव को देखकर कहते हैं, और भाई कैसे चल रही है भाभी की सेवा? देव अपने दांत पीसकर उन दोनों को देखकर कहता है, ज्यादा ना इतराने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ और ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? राघव अपना मुंह बनाते हुए कहता है, तेरी बहन और मैं शादी कर रहे हैं, उसकी इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। कल से हमारे फंक्शन चालू हो रहे हैं, तो भाभी को लेकर घर आ जाइयो और वहीं पर रहियो, समझाया? देव राघव को देखकर कहता है, मैं वहाँ क्यों रहूँगा साले? तभी वाड़ी कहती है, अरे वहीं पर तो रहना पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ पर रोज रोज ऐसे थोड़ी ना इतना ट्रेवल कर सकती हूँ, इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाती मैं राघव भैया के घर पर ही रहूँगी। तभी आरवी भी कहती है, हाँ देव भैया, हमारी शादी है, आपको हमारे साथ ही रहना होगा। और आपकी बहन कह रही है, अब आप ना नहीं कह सकते। देव आरवी को देखता है और कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूँ तुम सबकी बात, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे राघव जी आपके घर पर। अब ठीक है? देव की इस बात को सुनकर सब खुश हो जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। तभी समीर खड़े होकर कहता है, मुझे बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं तुम लोगों से कल मिलता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वाड़ी देव को देखकर कहती है, देव चलिए ना, हम शॉपिंग पर चलते हैं। देव वाड़ी को देखकर सख्त एक्सप्रेशन से कहता है, बीबी शॉपिंग करनी है तो मैं सारे मॉल को राघव के घर भिजवा दूंगा, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगी इस हालत में, समझी? वाड़ी भी देव की फिक्र को समझती है और मुंह बनाकर हाँ कह देती है। आरवी और वाड़ी फिर वाड़ी का सामान पैक करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल, सिया अपने हाथों में एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट को पकड़े बेसुध हालत में हॉस्पिटल के बाहर आती है और गाड़ियों से भरे रास्ते पर चलने लगती है। वो खुद से ही बोलती है, आखिर आप मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भोलेनाथ? बचपन में माँ बाप को छीन लिया, एक अनाथ बनकर पूरी जिंदगी एक अनाथालय में बिताई। जब सोचा खुद के लिए कुछ करूंगी, आगे बढ़ूंगी, तो मेरे साथ वो सब हो गया। और अब ये बच्चा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस बच्चे को अवार्ड करा पाऊँ। अब बस एक ही रास्ता है मेरे पास। ये सोचकर वो एक पुल पर आ जाती है जिसके नीचे गहरी नदी बह रही थी। सिया जैसे ही पुल से नीचे कूदने वाली होती है, एक अधेड़ उम्र की औरत उसे पकड़ लेती है। सिया अपना मासूम चेहरा पीछे घुमाकर देखती है कि एक औरत उसका हाथ पकड़े हुए उसे बड़े ही हैरानी भरी आंखों से देख रही होती है। सिया उस औरत का हाथ हटाते हुए कहती है, आप कौन हैं? छोड़िए मुझे। वो औरत सिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर जाके कहती है, तुम ये क्या कर रही थी बेटी? अगर यहाँ से गिर जाती तो मर जाती। सिया अब अपने आंसू को रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है, हाँ मर जाती, मरना ही तो चाहती थी आंटी, मुझे मरने दीजिए। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा जिससे मैं अपना दर्द कह सकूं, कोई नहीं है। ये कहकर वो वापस पुल की तरफ भागने लगती है कि तभी उस औरत के साथ आया आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटी जो तुम अपनी जान देने पर उतारू हो। हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यह कहते हुए वो दोनों औरत और आदमी सिया को देखने लगते हैं और सिया उन दोनों को देखते हुए रोने लगती है। उसके रोने के साथ ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो औरत और आदमी सिया के बेहोश होते ही उसको अपनी कार में बिठाते हैं और अपने घर पर ले आते हैं। वो उसको अपने घर एक रूम में ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं और अपने फैमिली डॉक्टर को सिया का इलाज करने के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर सिया का इलाज करने के लिए उन दोनों को बाहर भेज देता है। वो दोनों हॉल में आकर बैठ जाते हैं और डॉक्टर सिया को चेक करने लगता है कि तभी हॉल में समीर अपने हाथों में गुलाब के बुक लिए आता है और खुश होते हुए कहता है, माँ पापा, आप दोनों ने इतना लेट क्यों बताया आने का? आप मुझे पहले बताते तो मैं और ज़्यादा प्रिपरेशन करके रखता आपके वेलकम की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।